चलिए अपने सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कर देखेंगे। क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 2 मार्क्स के हैं, क्वेश्चन 16 से क्वेश्चन 25 3 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन 11 पहले स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याएं मान लेंगे x और y। दो संख्या हमने x और y मान ली हैं। अब क्योंकि अंतर उसने कहा है x माइनस वाई 26, यानी कि x बड़ी संख्या y छोटी संख्या ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 26। तो x इक्वल, और दूसरी कंडीशन दी है x इक्वल टू 3y। अब 3y का मान हम लोग अगर x की जगह रखते हैं तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, यानी 2y इक्वल टू 26, और y का वैल्यू आ गया कितना 13। एक संख्या मिल गई हमें 13, और जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी 39। कैसे पता लगाया? इस समीकरण में y का मान रख देंगे अगर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जिसके दो आंसर हो गए, मतलब दो संख्याएं निकालनी थी, x बराबर 39 और y बराबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5। हमें पता लगाना है cot थीटा प्लस cosec थीटा का स्क्वायर, इसका मान। तो बच्चों ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज हो गया। अब cos थीटा क्योंकि 4/5 दिया हुआ है, तो cos होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। अब हमने ये लंब यानी कि x का मान पता लगाना है, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया 25, और ये 4 का स्क्वायर 16 इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि x स्क्वायर आया आपका 9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी। हमें प्लस वैल्यू लेनी होती है, x की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे cot थीटा और cosec थीटा के मान। तो cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। उसी प्रकार cos थीटा कर्ण बट्टे लंब, यानी कि 5/3। अब ये मान हम लोग रखेंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर 4/3 प्लस 5/3 का वर्ग बराबर, लॉस लेंगे 3, 4 प्लस 5 का वर्ग 9/3, 3 से 9 कट गया 3 बार, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा? तो हमने ABC में ये 3 बिंदु ले लिए, A, B और C। ये त्रिभुज बनाते ही नहीं बनाते हैं, इसको पता कैसे लगाएंगे? हम सबसे पहले AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। फिर देखेंगे कि क्या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा। तो चलिए सबसे पहले AB निकालेंगे। AB दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √50। उसी प्रकार BC निकालेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि B और ये C। तो दूरी सूत्र से BC आ जाएगा √52, और उसी प्रकार AC निकालेंगे। जब AC निकालेंगे दूरी सूत्र से वो आ गया √2। अब देखते हैं कि दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी कि अगर हम लोग AB और BC करें, AB और BC करें, इसका मान हमेशा AC से बड़ा ही आएगा। वैसे ही दूसरा कोई ले लें AC और BC, इसको जब जोड़ेंगे तो इसका मान भी AB से बड़ा ही आएगा, या AB और AC जोड़ते हैं उसका मान BC से बड़ा ही आएगा। तो इस प्रकार ABC तीनों त्रिभुज बनाएंगे। ठीक हो गया। अभी किस प्रकार का त्रिभुज है ये पूछा गया है, तो एक चीज़ आप गौर करिए कि BC स्क्वायर, जो BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर जब आप करोगे तो BC का स्क्वायर मीन्स BC है 52, BC का स्क्वायर, BC आपका √52, तो BC स्क्वायर हो गया 52। इसका वैल्यू AB स्क्वायर कितना है √50, √50 का मतलब 50, और AC कितना है √2 का मतलब 2, तो 50 + 2 52, यानी कि 52 बराबर 52 आ गया है। तो 52 बराबर 52 आ गया, यानी कि ABC एक कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें A बराबर 90 डिग्री है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसमें DE और AC पैरेलल है, DE और AC पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो आप लोग ने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी। अगर पैरेलल होते हैं त्रिभुज की कोई भी दो
भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, यानी कि BE/EC, BE/EC, BD अपॉन AD। आपने मान रखना x/4, 3/3, 3 से 3 कट गया 1 और 4 उधर आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ था अथवा में कि आपके पास ये दो त्रिभुज हैं POQ और ROS। POQ और ROS में हमने सिद्ध करना था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए आपको कोई भी दो चीज़ें दी होती हैं उनको ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने सिद्ध करना है POQ ROS के समरूप है। तो इसकी पत्ती क्या होगी, आप त्रिभुज POQ लीजिए और ROS लीजिए। अब इसमें देखिए ये कोण और ये कोण जो आमने सामने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण O और कोण O दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ मैंने x और y लिखा हुआ है, यानी x और y बराबर होंगे। उसी प्रकार ये P और ये S, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दिया हुआ है PQ RS के समांतर है, तो यानी कि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। उसी प्रकार ये Q और ये R, ये भी बराबर हो सकते हैं, एकांतर कोण। हमने तीन चीज़ें ढूंढ ली, इसका मतलब POQ और ROS क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया था कि एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करनी थी कि इक्का क्या हो, इक्का आने की प्रायिकता और लाल रंग का। तो कुल परिणाम 52 हो गए, इक्के कितने होंगे, 4 इक्के होंगे। तो जो इसकी प्रायिकता होगी, P इक्का होने की प्रायिकता 4/52 यानी कि 1/13 हो गया। उसी प्रकार लाल रंग का हो तो ताश के पत्तों में 26 लाल और 26 काले होते हैं, तो यहाँ पर 26 लाल हो गए, तो जो इसकी प्रायिकता होगी 26/52 यानी कि 1/2। इसी में जो दूसरा पार्ट था वो थोड़ा टिपिकल था, लेकिन कुछ बच्चों ने किया भी होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट क्या था। सेकंड पार्ट में कहा गया था कि एक बैग है जिसमें कुछ हरी और कुछ नीली गेंदें हैं, और जो हरी गेंद है उसके आने की प्रायिकता 2/3 दी हुई थी। तो कुल परिणाम हमारे पास 24 है। हमको पता लगाना था कि नीली गेंदें कितनी हैं, हरी गेंदें कितनी हैं। वैसे नीली गेंदें कितनी हैं क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं पहले कि जो x है वो हरी गेंदें हैं उसमें, तो नीली कितनी होंगी। भाई देखिए 24 कुल गेंदें हैं, अगर हरी x हैं तो नीली सीधी सी बात है 24 - x होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए 24 गेंदें थी और उसमें हरी गेंदें थी 10, तो नीली कितनी होंगी, 14 होंगी। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब प्रायिकता हरी निकालने की वो कितनी होगी, x/24। x क्यों, x हरी है, 24 कुल है, लेकिन हमको 2/3 दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये समीकरण आ गया है। इसको हमने हल करके x का मान पता लगाना है। तो x का मान कैसे पता लगाएंगे, x बराबर 2 × 24/3 यानी x का मान आ गया 16। तो ये 16 कौन सी गेंदें हैं, 16 है हमारे पास हरी गेंदें। अब नीली गेंदें कितनी होंगी जरा सोचिए, सीधी सी बात है, नीली गेंदें होंगी 24 - 16 यानी कि 8 गेंदें होंगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट थे, मैं अथवा वाला पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि √7 एक परिमेय संख्या है, ये आप अच्छी तरीके से कर चुके होंगे, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दूसरा पार्ट है उसको बता रहा हूँ, क्योंकि √7 एक अपरिमेय संख्या है, आपको लगभग सभी किताबों में मिल जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं 1261 और 1067, इनका मौसो यानी कि HCF दिया हुआ है 97, हमने पता लगाना है LCM। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। हम मान रखते हैं दो संख्या हैं 1261 और दूसरी संख्या है 1067 बराबर HCF दिया हुआ है 97 और LCM में पता लगाना है। तो LCM कैसे पता लगाएंगे, 97 नीचे आ गया और इसको हल करेंगे तो LCM आ जाएगा 13871। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये समीकरण दी हुई है a - 12x² + 2a - 12x + 2 = 0। हमने पता क्या लगाना है, हमने पता लगाना है a का मान, इस a का मान पता लगाना है यदि इस समीकरण के मूल बराबर हो। तो सबसे पहले देखिए मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या होती है, मूल बराबर होने के लिए कंडीशन होती है कि जो विविधकर होगा वो 0 होना चाहिए। तो पहले यहाँ अपनी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। अब क्योंकि यहाँ a पहले से दिया हुआ है, छोटा a दिया हुआ है और
ये ए दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब कैपिटल ए का मान आप देखिए a-12 है, और कैपिटल बी का मान 2a-12 और सी का मान है 2। तो इस प्रकार से, क्योंकि मूल बराबर दिए हुए हैं, यदि मूल बराबर है तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब डी बराबर 0 का मतलब, डी का मतलब b² - 4ac बराबर 0। बी का मान 2a-12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4a-12 × 2। ठीक है, ये हो गया a और ये हो गया c और ये पूरा हो गया b का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं। ये 4a-12 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, a-12 का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे उतार देंगे 4 - 2 a-12। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है आप देखिए, एक तो 4 कॉमन है, एक a-12 कॉमन है दोनों में, तो इसको हम लोग बाहर रख देते हैं। 4a-12 और a-12 - 2 बराबर 0। तो इस प्रकार हमें ये मिल जाता है 4a-12 और a-14 बराबर 0। अब यहाँ से दो कंडीशन है कि a-12 और a-14 या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, लेकिन a बराबर 12 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसलिए a का मान 14। अब प्रश्न उठता है कि a बराबर क्यों नहीं हो सकता है। आप देखिए कि जो द्विघात समीकरण है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a बराबर 12 हो गया तो ये पूरा पद जो है 0 हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इस वजह से a का मान 12 नहीं लेकर के हम a का मान लेंगे 14। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ईजी है, करने के तरीके हैं, आप किस विधि से करते हैं। आपको ये समीकरण दी हुई है और ये समीकरण दी है, दोनों को हल करके x और y का मान पता लगाना है। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि, जो भी आपको ईजी लगती है उसके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने विलोपन विधि से किया हुआ है। 1/x = u मान लेंगे और 1/y = v। इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। तो 1/x की जगह u, इसकी जगह हो गया u, और 2/y की जगह हो गया 2v। 2v बन जाएगा = 3। उसी प्रकार ये हो जाएगा 2u और -4v बराबर 2। ओके, ये हमारे पास समीकरण आ गई। अब हम प्रतिस्थापन विधि में, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को गायब करते हैं, यानी विलोपन करते हैं उसका। तो हम क्या करते हैं, इस पहले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2u 4v 6, ये 6 हो गया। और दूसरी समीकरण हम ऐसे ही लिख देंगे। अब दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ये जो हमारी तीसरी समीकरण है और ये हमारी चौथी समीकरण है, इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पे क्या होगा, 4v कट जाएंगे, 2u 4u और 6 + 2 8, यानी u का मान कितना आ गया, 2। u का मान आ गया, हम v का मान निकालेंगे। तो u का मान 2 बराबर का मान समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। 1 में रखने पर, तो जब हम 1 में रखेंगे, ये हमारे पास एक समीकरण है, u + 2v बराबर 3। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2v बराबर 3, और ये 2 इधर आ जाएगा, 3 - 2, 2v का वैल्यू हो गया 1, यानी v का वैल्यू हो गया 1/2। लेकिन पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है x और y। तो x और y कैसे पता लगाएंगे, x और y पता लगाने के लिए आपने u को क्या माना था, 1/x, और u का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो 1/x, x = 1/2, यानी कि x उधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार 1/y बराबर v, यानी 1/y बराबर 1/2, तो y का वैल्यू आ गया 2। अगर आपको चेक करना है कि मेरा उत्तर सही है या नहीं है, तो x और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, तो आपका वैल्यू आ जाएगा। अगर 3 आ जाता है तो सही है। ठीक है, अभी आपकी x का जो वैल्यू आया था वो आया था आपका, देखिए x का वैल्यू क्या आया था, 1/2। तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1/2, प्लस v का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू क्या आया था, y का वैल्यू देखिए क्या आया था, 2। तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 रख देते हैं। अब ये जोड़ करके हल करके 3 आना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका उत्तर सही है। तो 1/1/2 का मतलब क्या हो गया, 2, और 2 कैंसिल हो गए, और इसका मान आ गया 1, यानी कि 2 + 1 3। इसका मतलब आपके x और y के मान सही हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 समांतर श्रेणी से है, जिसमें आपको दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद an बराबर 45, और पदों का योग दिया हुआ है Sn बराबर 400। आपने n यानी कि पदों की संख्या और d यानी सारोंतर, ये पता लगाना है। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। Sn बराबर सूत्र होता है, 2 सूत्र होते हैं Sn के जो आपने पढ़े होंगे। Sn एक ये होता था n/2, 2a + n-1 × d, और दूसरा सूत्र ये होता था। ठीक है, वो कंडीशन कौन प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से सूत्र लगता है। यहाँ पर Sn दिया हुआ है
400, n/2, a का मान 5, an का मान 45। तो इसको हल करते हैं, ये 2 यहाँ पर आ गया 400 के साथ, 400 इंटू 2 और n इंटू 50, तो n का मान 800/50, 800/50 मतलब 16। तो n मिल गया हमें एक तो n ढूंढना था और दूसरा ढूंढना है d। अब क्या करेंगे, d ढूंढने के लिए हम इस समीकरण में an दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है और हम n भी निकाल चुके हैं, d पता लगाना है। तो an इन सब का मान हम लोग इस समीकरण में रखेंगे। तो क्या होगा, an का मान दिया हुआ है 45, वो रख दिया, a का मान है 5, वो रखा, प्लस n-1, n आ गया था 16, ये -1 इंटू डी, ये 5 इधर आ जाएगा, 45 - 5 = 15d, यानी 40 = 15d, यानी d का वैल्यू 40/15 हल करके 8/3 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका ये एक्सरसाइज 8.4 का ही क्वेश्चन है। 1 + sec a / sec a = sin स्क्वायर a / 1 - cos a। तो पहले इसको हल करने के लिए पहले हम लोग को LHS को थोड़ा सॉल्व करना होता है और फिर RHS को सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे sec a को तोड़ दिया, क्योंकि sec a होता है 1/cos a, तो 1/1 ऐसे रहा, 1/cos a, जो इसके हर में sec a था वो भी 1/cos a लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले में यानी कि जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो अंश है, उसमें cos a लॉसो लेना है इस तरीके से, और नीचे ऐसे ही छोड़ देना है। तो जब लॉसो लेंगे तो ये cos a × 1 बन गया cos a, और 1 × 1 = 1। यहाँ पे cos a कट गया, अब आपके पास क्या बचा, cos a + 1/1 ये बचा। यहाँ पे क्वेश्चन छूट जाता है क्योंकि इसके आगे हल नहीं होगा, इसलिए हम लोग को RHS पकड़ना होता है। RHS आपके पास क्या है, RHS है sin स्क्वायर a / 1 - cos a। तो sin स्क्वायर a को ब्रेक कीजिए, 1 - cos स्क्वायर a / 1 - cos a। अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये a² - b² का, जो कि होता है a - b, a + b, या a + b, a - b। तो ये a - b और ये a + b, जिससे क्या हो गया, 1 - cos a 1 - cos a कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 + cos a। तो आप LHS को देखिए, cos a + 1 आया था और ये भी 1 + cos a, एक ही बात है, यानी कि LHS और RHS बराबर हो जाते हैं। इसी का दूसरा पार्ट था जो अथवा करके था, जिसमें आपको ये 1 + cot a - cos a, 1 + tan a sec a, tan a + sec a = 2 ये सिद्ध करना था। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ब्रेक करना होता है, ब्रेक करने से ही क्वेश्चंस आधे समझ में आने लगते हैं कि क्या हो रहा है उसमें। तो 1 + cot a यानी 1 + cos a / sin a - 1/sin a, और 1 + sin a / cos a + 1/cos a। हमने क्या किया, tan a sec a cos a cot a इनके सूत्र लगा दिए। अब पहले वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे sin a। तो sin a × 1 यहाँ sin a हो जाएगा, यहाँ cos a ऐसे उतरेगा और ये 1 भी ऐसे ही उतरेगा। सिमिलरली यहाँ cos a sin a + 1। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे देखिए इतनी चीज़ sin a + cos a यहाँ पे भी है, sin a cos a यहाँ पे भी है। तो इसको हम लोग a कह सकते हैं, और ये 1 इसको हम लोग b कह सकते हैं, ये 1 इसको हम b कह सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे वही सूत्र लग गया, a - b और a + b। a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो a² यानी कि sin a + cos a का होल स्क्वायर - b² / sin a cos a। अब हम लोग a + b होल स्क्वायर से इस ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, तो a² + b² + 2ab - 1। a² हो गया sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a + 2 sin a cos a। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर आप लोग को पता है कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a का मान होता है 1। तो हम लोग इसकी जगह रख देंगे 1 + 2 sin a cos a - 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया और बचा आपके पास 2 sin a / cos a, sin a cos a, sin a cos a कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास आता है 2, जो हमने सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20। आइए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये कुछ एक्सरसाइज 7.2 जो है उसी तरह का प्रश्न है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन AB है, उसमें बिंदु P जिसके निर्देशांक मान लेते हैं
एक्स कॉमा वाई, यही पी 2,3 में विभाजित कर रहा है इसको, और ए के निर्देशांक ये हैं, बी की ये हैं। यहाँ पर x1 का मान -1, y1 का मान 7 और x2 का मान 4 और y2 का मान -3 है। m1 का मान 2, m2 का मान 3 है। विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है, ये है m1x2 + m2x1 m1y2 + m2y1 अपॉन इसके m1 + m2 और इसमें भी m1 + m2। आपने सिर्फ मान रखने हैं। देखिए, तो मान रखने पे p का मान जो आएगा 1,3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर है 1,3। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। तो ये 7.1 जो आपकी प्रश्नावली है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसमें y 0 होगा, यानी कि हमने यहाँ p बिंदु ले लिया है x, 0। अब जो a और b हैं वो p से समान दूरी पे हैं, यानी कि AP और PB जो हैं बराबर होंगे। इसका मतलब हमने AP का और PB का मान निकालना है। तो AP का मान दूरी सूत्र से ये हो जाएगा और PB का मान दूरी सूत्र से ये हो जाएगा। 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर। जो दूरी सूत्र होता है वो आपको लिखना पड़ेगा कि x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, ये दूरी सूत्र है। ठीक हो गया। तो P और PB हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। अब क्योंकि दोनों बराबर दूरी पे हैं, इसका मतलब PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट की समस्या जो है वो हट जाएगी। तो PA² = PB² हो जाएगा, यानी कि PA का मान जो है आपका आप सीधे लिख सकते हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये रूट जो है आपका रिमूव हो जाएगा। उसी प्रकार RHS में भी PB का मान में भी यही होगा। अब 2 - x का होल स्क्वायर है तो A² + B² माइनस 2AB प्लस 25 ये रहेगा। उसी प्रकार A² + B² प्लस 2AB प्लस 81, ये सब प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों में माइनस है तो प्लस बन जाता है। बस अपने हल करना है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये जो 4x है, इधर जो 4x है दोनों एक साइड आ जाएंगे, 4x और ये 85 कैसे आया, 81 + 4 85 और 25 + 4 29, ये दोनों इधर आ करके यहाँ आ जाएंगे। तो -4x हो गया 8 -8x बराबर 56, यानी x बराबर 56/-8, ये -8 है इक्वल टू -7। इसलिए जो बिंदु होंगे वो हो जाएंगे -7,0। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका पूरा सॉल्व हो जाता है। उसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये एक्सरसाइज 12.2 की तरह का ही है प्रश्न। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता लगाना है। यदि ABCD भुजा AB भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APB और DPC 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका एक वर्ग है, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा सभी 14 सेंटीमीटर की, 14 सब 14 सेंटीमीटर की। अगर 14 की हैं तो ये जो पार्ट होगा, पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल पता लगाना है। क्योंकि ये है और ये अर्धवृत्त हैं तो हमें इसके लिए त्रिज्या चाहिए होगी, यानी कि ये 7 और ये 7। तो जो त्रिज्या होगी r वो 7 सेंटीमीटर होगी और जो भुजा होगी वो होगी 14 सेंटीमीटर की। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो दोनों वर्गों का, ये जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल में से ये जो अर्धवृत्त हैं उसके क्षेत्रफल को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 2 × πr²/2, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2। तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 × πr²/2। जैसे कि मैंने बताया था r का मान 14/2 यानी कि 7, तो 7 × 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता लगाना है। मैंने बताया था भी आपको कि ये जो वर्ग है इस वर्ग में से आप दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को सबट्रैक्ट करेंगे, यानी 196 में से 154 को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो उत्तर होगा वो होगा। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरे का 23 का जो सही आंसर है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक पार्ट और दिया हुआ था
कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, जिसका कोण 30 डिग्री है, और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपने पहले पार्ट में इस भाग का क्षेत्रफल पता लगाना है, उसके बाद ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, ये वाला जो वाइट दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर आर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपने पढ़ा OAPB का क्षेत्रफल जो होगा वो थीटा बट्टे 360 यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। थीटा बट्टे 360 पाई आर, 2 लग रहा है, 2 नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर है। तो थीटा बट्टे 360, थीटा का मान 30 डिग्री, 360 डिग्री बट्टे 360 डिग्री 22/7, और आर का मान 4 गुणा 4। इसको हल करेंगे तो हल करके आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे पता लगाएंगे? इसका क्षेत्रफल पता लगाने के लिए हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को, जो आपने ये आया है 4.19, इस क्षेत्रफल को घटाना है, तो उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से OAPB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 22/7, आर का मान 4 का स्क्वायर, 22/7 गुणा 16 माइनस 4.19, तो सही उत्तर आपका 46.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 11.2 जो रचनाएं हैं उससे है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है सबसे पहले, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है, और उनकी लंबाई भी नापनी है। लंबाई आप स्केल से भी नाप सकते हैं, और क्या कहते हैं मैथमेटिकली भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब क्योंकि ये रचना का सवाल है तो मैं यहाँ पे रचना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको हिंट करके बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। उसके बाद यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A ये ले लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि OA का लंब समद्विभाजक खींचते हैं, यानी O पर रख के प्रकार ऊपर कट किया, नीचे कट किया, A पर रख के प्रकार ऊपर कट किया, नीचे कट किया, और खोलना कितना है, A पर रखिए प्रकार और इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोल लीजिए। अब इसको दोनों को मिला लीजिए। जहाँ पे भी ये मिलेंगे, मान लीजिए M पे मिलते हैं, अब आपने M पे प्रकार रखना है और O तक खोलना है, इतना खोलना है, इधर जितना है वो भी खोल सकते हैं, और एक वृत्त की रचना करनी है इस तरीके से जो वृत्त होगा। अब ये वृत्त जहाँ पे भी कटेंगे, ये यहाँ पे कट रहे हैं मान ली Q और ये N पे, अब OQ AQ और AN को मिला देना है, तो ये स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई है। ठीक है, हमने पता लगाना है कि अब मापना है AQ को या AN को, इनको मापना है। तो माप आप स्केल से भी सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स से कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज है जिसमें Q 90 डिग्री, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी वृत्त पे जो स्पर्श रेखा होती है केंद्र से, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10, और ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की, यानी हमें क्या पता लगाना है, AQ। तो AC स्क्वायर इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। AC का मान 10 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। तो AQ आप हल करेंगे तो AQ का मान 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप स्केल से नाप करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 24, आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का, वहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। मीन्स कि अगर ये एक वृत्त है और इसकी ये 2 स्पर्शी हैं AP और PB, अगर ऐसा है तो X और Y ये दोनों कोण समपूरक होंगे, यानी X प्लस Y 180 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक हो गया। अभी हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर ये स्पर्शी होती है तो ये PA OA पे लंब होगा, यानी A का मान होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार PB OB पर लंब है तो एंगल B बराबर 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कि OAPB एक चतुर्भुज है जिसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री है होता है। किसी भी चतुर्भुज, अगर ये आपका चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है,
ABCD, तो इसका 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 चारों का योग जो होगा 360 अंश होगा। तो एंगल A यहाँ पर A है, O है, B है, P है, यानी कि A, फिर एंगल O है X, एंगल B P है Y बराबर 360। तो 90 + X + 90 + Y बराबर 360। 90 90 हो गया 180, और वो 180 इस साइड आ जाएगा। तो x + y बराबर 360 - 180, यानी x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये वीडियो का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 तक बताया। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे भी मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट का और थर्ड पार्ट, दोनों पार्ट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहाँ से सीधे जा सकते हैं दोनों सॉल्यूशंस के लिए।